नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करते हैं अनअकाउंटेड मनी की। अगर कोई व्यक्ति अपना अनअकाउंटेड पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में डालता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे मामलों में नई बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लगाने का फैसला किया है। इस एक्ट में अधिकतम 7 साल जेल की सजा का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने करीब 200 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। आईटी विभाग ने 8 नवंबर के बाद 50 करोड़ रुपए जब्त भी किए हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाने के बाद टैक्स विभाग के अधिकारी देश भर में जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आलोक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक, ये कदम सरकार की तरफ से अब उठाया जाएगा ऐसे लोगों पर जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं या दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, सरकार को पहले ही मालूम था कि जो जनधन अकाउंट बड़े पैमाने पर खोला गया है, अगर ये डिमोनेटाइजेशन का मूव हुआ है तो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। तो सरकार ने पहले जनधन अकाउंट होल्डर्स को चेताया, ये कहा कि अगर कोई ऐसा पैसा है जो जनधन अकाउंट में जमा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जनधन अकाउंट होल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार को यह भी लगता है कि जो दूसरे भी नॉर्मल खाते हैं वहां पर भी तमाम लोग अपने अनअकाउंटेड पैसे को वहां पर डाल सकते हैं। और ऐसी खबरें आई हैं कि तमाम जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर पैसे डाले गए हैं, जनधन अकाउंट में डाले गए हैं। तो सरकार ने साफ ये चेताया है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसके तहत जो पिछले ही सेशन में पास हुआ था, और सरकार इस बात को लेकर काफी तय कर दिया है कि बेनामी एक्ट भी आगे आने वाले दिनों में लगाया जाएगा। तो बेनामी एक्ट के तहत 7 साल की सजा हो सकती है और उसके खिलाफ जो कि जिसका अकाउंट है वहां पर इनकम टैक्स की धारा लगाई जाएगी, वहां अबेटमेंट टैक्स लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि उसके अकाउंट में कोई पैसा जमा हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये भूल होगी। आप बने रहिए। आलोक हमारे साथ टीपी ओसवाल टैक्स एक्सपर्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज आगरा में पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जनधन अकाउंट में देखा जा रहा है कि लोग दूसरों का पैसा जमा करवा रहे हैं। आपको लगता है कि इस कदम से इस तरह के जो मामले हैं उन पर रोक लगेगी, लोग दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में जमा कराने से कतराएंगे? बिल्कुल सही है, ये स्टेप तो एकदम करेक्ट है। देखिए, गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 2016 से बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट इंप्लीमेंट करने का फैसला नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब जब ये नोटिफिकेशन 8 दिन पहले, जो हाई डिनोमिनेशन नोट कैंसलेशन के 8 दिन पहले हुआ है, तो ये क्लियर कट गवर्नमेंट की सिस्टमैटिक अप्रोच है इस सब्जेक्ट के लिए कि जो भी आदमी बेनामी दूसरे किसी की संपत्ति अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में किसी का भी पैसा हो थर्ड पार्टी का अदर देन द डॉटर एंड द वाइफ, तो वो पैसा भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी भी है तो उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। सेक्शन 5 में यदि नोटिस दे दी गई तो पैसा एक बात तो अटैच कर देगी गवर्नमेंट, कॉन्फिस्केट भी कर देगी और उसके तहत जेल भी हो सकती है। तो इसके लिए यदि कोई आदमी दूसरों के पैसे यदि उसके हैसियत से ज्यादा कोई भी पैसा जमा करेगा तो वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। यदि मैं आज तक मेरे टैक्स रिटर्न में से 5 करोड़ रुपया दिखा रहा हूँ तो आज मैं 1 करोड़ रुपया जमा करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आज तक 20,000 रुपए की इनकम दिखा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए की इनकम दिखा रहा हूँ साल भर में, और ऑल ऑफ सडन 2 करोड़ रुपए की इनकम मेरे पास आई है, तो ये क्वेश्चनेबल डील है। 100% ऐसे आदमियों को सावचेत होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो सरासर काला धन सफेद करने के लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे तो इंतजाम गवर्नमेंट का तैयारी है। इनकम टैक्स एक्ट में वो छूट जाएंगे लेकिन बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में पकड़े जाएंगे। सर, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त सुनील गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सर, पहले भी ये बात सामने आई थी कि जो 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन है उनको ट्रेस किया जाएगा, पता किया जाएगा कि आपने ये कैसे ट्रांजैक्शन किए या आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से ये हैं या नहीं है। अब इस एक्शन को सरकार के आप कैसे देखते हैं और ऐसे अकाउंट को कैसे ट्रेस किया जाएगा जिन्होंने दूसरों के पैसे अपने अकाउंट में जमा कराए? लगता है सुनील गर्ग साहब से संपर्क हमारा इस वक्त नहीं हो पाया है, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, ओसवाल साहब, आपसे मेरा सेम सवाल होगा। हाँ, बोलिए। जनधन के बारे में जो आप कह रहे थे उसके बारे में हमारा ये व्यू है, ये गवर्नमेंट का करेक्ट फैसला है। जनधन के अकाउंट में यदि कोई पैसा ज्यादा जमा करेगा तो 50,000 से यदि रुपया ज्यादा है
तो एक तो उनकी सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, मनरेगा का यदि क्रेडिट हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए, और उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि पैसा जेन्युइनली आपका था या नहीं। क्योंकि यदि आपका था तो फिर आप सब्सिडी पुराने सालों में सब्सिडी ले रहे थे, वो भी मनरेगा में पैसा ले रहे थे, वो भी गलत हो रहा था। तो ये इससे तो मेरे हिसाब से जो मैनिपुलेशन और माल प्रैक्टिसेस इंडिया में हो रही है उस पर काफी अच्छा अंकुश लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर की ये दाद देनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। जो भी ये स्टेप ले रहे हैं भाई एक एक सोच के ले रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को मौका भी दे रहे हैं कि भाई यदि आपका सही पैसा है जमा करिए, नहीं है तो मत करिए। यदि आप रिस्क ले रहे हो, चांस ले रहे हो, तो जाइए ना, जेल में भी जाइए, क्या तकलीफ है। आलोक, इनसे वो लोग भी दायरे में आएंगे जो पैसे दूसरों के जमा कराएं, साथ ही वो लोग भी आएंगे जो अपने पैसे जमा कर रहे हैं लोगों का इस्तेमाल करके, खासतौर से ऐसे अकाउंट्स का। बिल्कुल, देखिए पहले तो जो लाइनों में रुपी एक्सचेंज की बात थी वहाँ पर लोगों ने लाइनों में लगवाया, जब वहाँ पर सरकार ने घेरेबंदी कर दी, वहाँ पर लिमिट घटा के 2000 कर दिया, तो अब ये सोच रहे हैं कि दूसरे के अकाउंट का इस्तेमाल करें जहाँ पर काले धन को सफ़ेद कराया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है सरकार इस बात पर पूरी नज़र रखी हुई है, जनधन अकाउंट पर भी और जनरल अकाउंट पर भी, जहाँ पर लिमिट 50,000 है और जहाँ पर लिमिट 2,500 है, तो 2.5 लाख है। तो इन सभी अकाउंटों की जाँच होगी, और सरकार खासतौर से 9 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में तमाम जितने भी बैंकों में अकाउंटों में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं उसके लिए स्पेशली बैंकों से AIR मांगा है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है। तो अब खास तौर से पता चल जाएगा किस अकाउंट में पैसा गया और किधर से गया। तो ये बहुत ही आसान होगा सरकार के लिए, IT डिपार्टमेंट के लिए पता करना कि कौन सा पैसा सही है, कौन सा पैसा गलत है, और उनके हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स धारा है उसके तहत कार्रवाई आसानी से हो सकेगी। बिल्कुल, आसानी से कार्रवाई हो सकेगी, सरकार को भी सहूलियत मिलेगी। सुनील गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सर, अब ऐसे पैसे पर बड़ी कार्रवाई होगी जो अनअकाउंटेड मनी होगी, और 7 साल तक की सजा ऐसे लोगों को हो सकती है जिनकी अघोषित आय पकड़ी जाएगी। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? नहीं, सरकार ने जो ये कदम उठाया है, जिस तरह से ये खबरें आ रही थी कि लोग दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि अभी 3-4 दिन पहले सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था, रूल 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया था। उसमें सारे बैंकों को कहा गया है कि अगर सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा और करंट अकाउंट में 12.5 लाख से ज्यादा अकाउंट जमा हुआ है तो उसकी AIR दी जाए। और अगर सरकार को ये पता चलता है कि ये पैसा किसी और का जमा हुआ है तो सरकार बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में इससे सजा देगी। लेकिन सर, एक चीज बताइए कि अभी ये बात कही जा रही थी कि 2.5 लाख से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको ही सिर्फ ट्रेस किया जाएगा, लेकिन अब अगर एक साथ किसी अकाउंट में बड़ा अमाउंट जमा होता है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख, तो उनको भी ट्रेस किया जाएगा? क्योंकि एकदम से कैसे आप इतना बड़ा अमाउंट जमा करा सकते हैं, ये देखा जाएगा? नहीं सर, अभी तक जो खबरें हमारे पास आ रही हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि 2.5 लाख से ऊपर की आपको AIR में रिपोर्ट देनी है। तो सरकार का पहला निशाना उन्हीं अकाउंट्स में जहां पर दूसरों का पैसा जमा किया जा रहा है। आलोक जी, कैसे पता किया जाएगा दूसरे का पैसा जमा है अकाउंट? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो अकाउंट में जहाँ पर 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसके बाद ज़्यादा पैसा जमा होता है तो जाहिर सी बात है उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे उसके इनकम का सोर्स मांगा जाएगा। अगर वो उसको सही तरीके से कॉर्पोरेट नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पूछा जाएगा कि पैसा आया कहाँ से। अगर वो इस बात को नहीं बता पाता तब तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो बता देता है तो जिस व्यक्ति ने वो पैसे जमा करवाए थे उसके खिलाफ में जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जिसका नोटिफिकेशन हाल में ही सरकार ने जारी किया है उसके तहत कार्रवाई होगी। तो ये पता कर पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, और अगर बचना चाहते हैं तो नाम लेना पड़ेगा दूसरे का, और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये दोनों जगह पर बिल्कुल सरकार ने एक तरह से कहें तो एकदम अपना निशाना लगा दिया है कि कहीं से भी आप निकल के बच नहीं पाएंगे। चलिए, टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये कितना असरदार होगा ऐसे ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए जो अभी इतने सरकार के कदम उठाने के बावजूद भी जारी हैं, लोगों की अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए? देखिए, ये सरकार ने ये लोगों को इसका बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है कि ये तो स्वाभाविक है, अगर दूसरे का पैसा एक बैंक में जमा होता है तो फिर वो बेनामी एक्ट तो लग ही सकता है उसके ऊपर, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में जमा हो और आप कह रहे हैं मेरा है और है किसी और का। तो अगर आज की डेट में जो सरकार ने बेनामी कानून बनाया है और 1 नवंबर से जो लागू हो गया है, उसमें इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसमें ये पैसा बैंक बैलेंस भी शामिल होगा और वो ये उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो ये माना जाएगा ये बेनामी है। तो ये एक अपने आप में एक भारी मुद्दा होगा, और इसके लिए अगर किसी के अकाउंट में पैसा जमा होता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है
तो फिर तो अपने आप में चैलेंज है और बेनामी कानून उस पर लग पाएगा। अच्छा, बेनामी कानून के दायरे में सर अगर आप समझना चाहें कि उसमें क्या क्या कार्रवाई हो सकती है इस तरीके का ट्रांजैक्शन कोई पकड़े जाते हैं तो? नहीं, देखिए, बेनामी कानून में पहली बात तो है कि वो पैसा फॉरफिट होने का है, कंफिस्केट करने का लिखा है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में ये लिखा है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी है और वो उसका सोर्स अगर एक्सप्लेन नहीं होता है तो और वो बेनामी साबित हो जाता है तो उसको कंफिस्केट किया जाएगा और उसके बाद उसके लिए प्रोसिक्यूशन है। तो जो आपने उसके प्रोसिक्यूशन के अंदर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये दोनों प्रावधान है, एक पहले कंफिस्केट होगा फिर वो प्रोसिक्यूशन होने का होगा। तो ये दोनों कार्रवाई हो सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार इस कार्रवाई को कितना इसमें इन्वॉल्व करती है और कितने लोगों को इसमें मुश्किल आती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद जैन साहब जुड़े हुए थे, साथ ही सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। आलोक आप बने रहिए। तो सरकार की कोशिश यही है कि ऐसे ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जाए, जो कि लोगों की कोशिश है कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट किया जाए। ऐसे अकाउंट यूज़ करने की खबर आ रही थी, जो जनधन अकाउंट थे लोगों के, उनको पैसे दिए जा रहे थे अकाउंट में डालने के लिए। ऐसा लग रहा था उन लोगों के आगे चल के वो अपने अकाउंट को ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन सरकार की नज़र हर चीज़ पर यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा नज़र आ रहा है। और अनअकाउंटेड मनी पर अब 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार लचीला होने के लिए तैयार है। आगरा में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा कि लोगों ने 5 लाख करोड़ बैंकों में जमा कराए हैं। ड्रग्स में जाली नोटों का इस्तेमाल हो रहा था, इस पर रोक लग गई है। पीएम ने कहा कि पिछली सरकार को देश की नहीं कुर्सी की चिंता थी, लेकिन हमने ये साहसिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला देश की भावी पीढ़ी का भाग्य बदलने के लिए लिया गया है। देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने सच होके रहेंगे। भाइयों बहनों, मैंने 50 दिन कहा है, मैंने देश के सामने पहले ही दिन कहा था, ये काम बहुत बड़ा है, समय लेने वाला काम है, तकलीफ उठानी पड़ेगी ऐसा काम है, कुछ असुविधा होगी ये भी मैंने कहा था। लेकिन मैं हैरान हूं, मेरे देशवासी तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें कष्ट उठा रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा। एक और जो आज अहम खबर रही वो ये कि जीएसटी के डुअल कंट्रोल को लेकर आज हुई बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस बारे में अब 25 नवंबर को होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डुअल कंट्रोल पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें तय होना था कि जीएसटी लागू होने के बाद किन मुद्दों पर केंद्र का अधिकार होगा और किन पर राज्यों का। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य 1.5 करोड़ से नीचे के बिजनेस के लिए गुड्स और सर्विस दोनों टैक्स वसूलने का अधिकार चाहते थे। उनका तर्क था कि राज्यों के अधिकारों को जमीनी हकीकत पता है और उनके पास इसके लिए पूरा मैकेनिज्म भी है। The states themselves who were willing to have a vertical split from top to bottom, 2/3 going to states and 1/3 for the central government, and so on and so forth. We are discussing about the number of dealers
and how many would be exclusively under the control of the state government, and what would be a fair division of work between state and center. We couldn't reach an agreement, but we'll continue the discussion on 25th when we meet again. जो हम लोगों की मांग है लगभग मेजॉरिटी की कि 1.5 करोड़ रुपए तक हमको गुड्स का और एक्साइज दोनों का पर असेस करने का मौका दीजिए। वो हाँ सर्विसेज पर तो वो गुड्स के लिए तो तैयार है, लेकिन सर्विसेज के लिए नहीं है। सर्विसेज में रेस्टोरेंट वगैरह सब आता है, तो अभी पूरी बात निकली। फिर रेशियो पर बात आया 75-25 हो क्या हो। अब कल फिर ऑफिसर से बैठक होगी, फिर एक दिन 25 को और होगी। तो अभी जिस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए पूरी तरह नहीं पहुंची। और इससे बात करने के लिए आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, सबसे पहले तो ये बात बताइए आप कि राज्य और केंद्र की तरफ से क्या क्या प्रस्ताव रखेगा एक दूसरे को मनाने के लिए, और लगता है कि 25 तारीख को सरकार सहमति बनाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, इसी वजह से जो आज बैठक कह बेनतीजा रही या फिर बात अभी चल रही है, जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बातचीत कभी कंप्लीट नहीं हुई है, 25 तारीख को दोबारा से हम बातचीत शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब कल जो है ऑफिसर्स की बैठक है, तो वहाँ पर टेक्निकल इशू को डिस्कस करेंगे ये लोग। लेकिन जो बात बार बार अटक रही है, क्योंकि राज्य ये चाहते हैं कि 1.5 करोड़ से के नीचे का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूलने का उन्हें पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है वो सीधे कहता है कि वर्टिकल लिमिट कर दो, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उसमें सब स्टेट्स के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग बांटो, ताकि वहाँ पर कोई ये दिक्कत नहीं रहेगी किससे कौन टैक्स वसूलेगा। क्योंकि सरकार और राज्य इस बात को पूरी तरह मान चुके हैं कि एक व्यक्ति के पास, एक एसएससी के पास 2 असेसिंग ऑफिसर्स नहीं जाने चाहिए। तो इसी चीज पर बात विमर्श चल रहा है, और स्टेट नहीं मान रहे, स्टेट हॉरिजॉन्टल मांग कर रहे हैं, जबकि सेंटर वर्टिकल की बात कर रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है, और फिर ये बैठक जो है आगे 25 तारीख को फिर से होगी। वित्त मंत्री और तमाम जो वित्त राज्यों के वित्त मंत्री है, वहां पर एक फॉर्मल बैठक होगी। आज जो बैठक थी पॉलिटिकल बैठक थी, एक तरह से इनफॉर्मल, जहां पर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखना होगा कि किस तरह का कंसेंसस बना है, और अगर ये 25 तारीख को बैठक में कुछ खास नतीजा नहीं निकलता है तो जाहिर सी बात है कि जो संसद में 2 अहम बिल पास होने वाले हैं उस पर भी असर पड़ेगा, और जो रोल आउट का डेडलाइन सरकार ने तय किया है उस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार पर भी प्रेशर है कि रोल आउट की डेडलाइन जो है उससे पहले ही ये कंसेंसस बना लिया जाए। शुक्रिया आलोक आपका सब जानकारी के लिए।